So today we are going to discuss about concept of seismic planning of building. ठीक है. So what we are going to discuss in this, we are going to study about earthquake. So first of all, see what is earthquake. Earthquake होता क्या है? So earthquake is defined as the shaking of the earth's surface due to any reason. वो reason क्या होगा? What are the causes that we will discuss later. But पहले this is the shaking of the earth surface. Earth surface का shake करना that result in the release of large amount of energy, जिसकी वजह से enormous energy is released out of the earth surface. ठीक है. अर्थ सरफेस से enormous energy release करती है. जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, इट इज 400 times more. This is approximately 400 times more than the energy released from atom bomb. ठीक है. ये हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला केस सुना होगा तुमने, जब एटम बॉम्ब गिराए गए थे इनके ऊपर. ठीक है. तो एटम बॉम्ब की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी 400 टाइम्स एनर्जी होती है द एनर्जी विच इज रिलीज फ्रॉम अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 400 टाइम्स होती है. ठीक है. द वर्ड सीस्म, सीस्म का मतलब होता है अर्थक्वेक. सीस्म मीन्स अर्थक्वेक. ठीक है. तो सीस्मोलॉजी जो है वो स्टडी होती है अर्थक्वेक की. एंड सीस्मोलॉजी इज इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक, जो कि अर्थक्वेक की स्टडी के साथ डील करती है. ठीक है. तो जितनी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें एक पैरामीटर हम अर्थक्वेक का भी लेके चलते हैं. वी डिजाइन अ स्ट्रक्चर फॉर अर्थक्वेक आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया. अभी तुम्हें समझ में आएगा व्हाई आई हैव सेड कि इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया. ठीक है. बेसिकली जो हार्म कॉज होता है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी प्रॉपर्टी को, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट वी बिल्ड. देखो बेसिकली अर्थक्वेक आया, अर्थ शेक करी. इफ यू आर ऑन रीजन जहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, बैरल लैंड है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा. इफ देयर इज एनी स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है, तब अर्थक्वेक आया, तो ड्यू टू दैट अर्थक्वेक दिस स्ट्रक्चर में फॉल डाउन. ठीक है. और तुम यहाँ हो, दैट स्ट्रक्चर में कॉज यू हार्म. तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अर्थक्वेक डू नॉट किल पीपल. अर्थक्वेक लोगों को नहीं मारता, बट इट इज द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय देम दैट डू सो, जो कि ऐसा करते हैं. ठीक है. दीज आर द स्ट्रक्चर विच किल द पीपल. क्लियर है. सो द स्टडी ऑफ सीस्मोलॉजी और earthquake engineering is important. So why we are studying this? There are certain reasons. थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे धीरे धीरे जैसे पढ़ रहे हैं. 2-3 मैंने यहाँ लिखे हैं. क्या करता है? इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थक्वेक, देयर नेचर एंड द इफेक्ट ऑन आवर लाइफ. अर्थक्वेक का नेचर, अर्थक्वेक का इफेक्ट, और उससे क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे. इट हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, है ना, स्ट्रक्चर, जिससे कि वी कैन मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इट ऑल्सो हेल्प अस in planning effective management program during the earthquake by preparing ourselves in a better way to reduce the effect of earthquake. Basically what we have to do, we have to reduce the effect of earthquake. तो इसलिए हम सीस्मोलॉजी और अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं. सीस्मोलॉजी इज बेसिकली व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. सीस्म इज अर्थक्वेक एंड सीस्मोलॉजी, लॉजी वर्ड जो है रिलेटेड विद द स्टडी, स्टडी ऑफ एनीथिंग. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? एटलीस्ट से यस और नो. एनी डाउट टिल हियर? Okay, good. So what are the causes of earthquake? Now we will discuss the causes. Means किन किन reasons की वजह से earthquake हो सकता है. ठीक है. So there may be a natural cause or there may be a artificial cause. ठीक है. So in natural cause there may be a volcanic or there may be a tectonic cause. ठीक है. Basically earthquake you have studied in geography. Geography तुमने पढ़ा होगा, उसमें तुमने अर्थक्वेक के बारे में बहुत डील में पढ़ा होगा, बट थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे देता हूँ. नेचुरल डिस्टर्बेंस,
वॉल्केनिक कॉज जो होते हैं, वॉल्केनिक में होता क्या है बेसिकली, अंदर जो मैग्मा है वो इरप्ट आउट होता है। सो ड्यू टू दिस इरप्शन अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। एनी डिस्टरबेंस जो अंदर क्रिएट होती है उसके कारण सेकिंग होती है, सेकिंग के कारण अर्थक्वेक आता है, ठीक है। सो उस डिस्टरबेंस के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्सपेलिंग आउट, तो जिसकी वजह से ये कॉज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉज होता है अर्थक्वेक, इसकी वजह से शेकिंग होती है। बट जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज वेरी लो, इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है, ठीक है। बट टेक्टोनिक कॉज ये मेजर कॉज होता है। इसमें क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, द प्लेट्स विच आर इनसाइड, ठीक है, ड्यू टू देयर कोलिजन, जैसे ये एक प्लेट है, दिस इज अनदर प्लेट, ठीक है। व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड, ये प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, ड्यू टू देयर कोलिजन शेकिंग ऑफ अर्थ टेक प्लेस, जिसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है, ठीक है। सो दिस इज द मेजर कॉज फॉर अर्थक्वेक। इसकी वजह से अर्थक्वेक जो है मेजर कहूँ या फिर जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इज टू हाई ड्यू टू दिस। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इज ड्यू टू आर्स, मतलब जो हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं उसकी वजह से। आर्टिफिशियल में क्या आएगा बताओ, कुछ एग्जांपल बताओ। नेचुरल से तुम्हें समझ में आया होगा व्हाट वी आर डूइंग, बेसिकली एनी टाइप ऑफ डिस्टरबेंस विद इन द अर्थ जिससे अर्थ की शेकिंग होती है, दैट्स क्रिएट अर्थक्वेक। तो आर्टिफिशियल में एक दो एग्जांपल दो। सागर, डू यू हैव एनी डाउट? लैंडस्लाइड कैन बी अ रीजन, सही है। एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल सही है, वो मैंने बताया था पहले ही, हिरोशिमा नागासाकी वाला। माइनिंग, या दिस कैन बी अनदर रीजन। और कोई एग्जांपल? सो कुछ तो तुमने बता दिया, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर टेस्ट है, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, माइनिंग, डीप एक्सकेवेशंस, एंड मैनी अदर। वाइब्रेशन ड्यू टू मशीन्स, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स जो यूज करते हैं उनकी वजह से वाइब्रेशन। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर है कॉजेज? एनी डाउट? कोई भी हो पूछो। बेटा ट्री कटिंग कैन नॉट बी अ रीजन देवदत्त। मैसिव ट्री कटिंग जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, दैट कैन बी अ रीजन, ठीक है, वर्ड को पकड़ो। बेटा बेसिकली देखो, देयर इज नॉट अ वन प्लेट, ठीक है, वी डोंट हैव ओनली वन प्लेट। इवन दो इफ दिस प्लेट इज कमिंग टुवर्ड ईच अदर, इसका क्या मतलब है, दीज टू प्लेट्स आर गोइंग अवे, दीज टू प्लेट्स आर गोइंग अवे ना। when these two plates are going away, even though there is a chances कि और कोई दो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हो, ठीक है। बेसिकली जब प्लेट्स पास आती हैं तो माउंटेनियस टाइप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यार ये सब तुम ज्योग्राफी में पढ़ते हो, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। व्हेन द प्लेट्स गो अवे तो वैली काइंड स्ट्रक्चर बनता है, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। व्हेन द प्लेट्स कम नियर बाई ईच अदर, हाँ वेरी गुड। तो जैसे एग्जांपल हिमालय, बढ़िया यार, बहुत अच्छी नॉलेज है तुम लोगों को। तो ठीक है, हिमालय और ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक तरीके से डिस्टरबेंस ही तो क्रिएट कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। कोई डाउट? सो कुछ टर्मिनोलॉजी है डेट आर रिलेटेड विद अर्थक्वेक, और ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी है, तो मतलब यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। सबसे पहले है हाइपोसेंटर। So the point inside the surface of the earth from where earthquake originates is known as hypocenter। इसको दूसरे वर्ड्स में हम फोकस भी बोलते हैं, ठीक है।
हाँ, बनता है माउंटेन्स, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हाइपोसेंटर क्या है, जहाँ से ओरिजिनली अर्थक्विक, वो अर्थक्विक ओरिजिनेशन का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर और फोकस। सेकंड इज एपिसेंटर। एपिसेंटर इज अ पॉइंट दैट इज वर्टिकली अबव दिस पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये जो फोकस होगा, फोकस इज जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है हम। ठीक है, और एपिसेंटर क्या होगा, जो कि वर्टिकली अबव पॉइंट होगा ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसा बोल ऐसा बोलते हैं, यदि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, इफ द डिस्टेंस इज सो लो, ठीक है, जिसको हम फोकल डेप्थ बोलते हैं। फोकल डेप्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन एपिसेंटर एंड हाइपोसेंटर। लिख देता हूँ, दिस इज हाइपोसेंटर और फोकस, and this is epicenter, and the distance between them is known as focal depth। ठीक है, if the distance between them is shallow, यदि distance depth shallow है, तो इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, that is too high। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत हाई होता है। अभी मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी में वर्ड बोलूँ तो नॉर्मली समझना, अभी एक दो स्लाइड्स के बाद ही ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तुम्हें, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। ठीक है, तो अर्थक्वेक ज्यादा डैमेज कॉज करता है, तो जब मैग्नीट्यूड हाई होगा तो इंटेंसिटी विल आल्सो बी हाई, इंटेंसिटी भी हाई होगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज एपिसेंट्रल डिस्टेंस। एपिसेंट्रल डिस्टेंस क्या है, सपोज देयर इज एनी बिल्डिंग। ठीक है, मान के चलो यहाँ कोई भी बिल्डिंग है। अब इस एपिसेंटर से वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज एपिसेंट्रल डिस्टेंस। अब इस बिल्डिंग पे हम इफेक्ट देखना चाहते हैं, किसका, इस अर्थक्वेक का। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एपिसेंट्रल डिस्टेंस। ये एपिसेंट्रल डिस्टेंस हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न पे है। मान के चलो मैं इस बिल्डिंग की जगह कोई और स्ट्रक्चर है, उस पर उसका इफेक्ट देखना चाहता हूँ, तो द डिस्टेंस फ्रॉम दैट एपिसेंटर टू दैट बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज एपिसेंट्रल डिस्टेंस। बेसिकली किस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं, सपोज कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट जापान में एंड वी आर स्टडिंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में वी आर स्टडिंग इन दिल्ली, और हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट को, सपोज करो पूसा पे। ठीक है, सो द डिस्टेंस फ्रॉम दैट एपिसेंटर टू द पूसा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एपिसेंट्रल डिस्टेंस। बेसिकली उस पॉइंट से और जहां हमें स्टडी करनी है उन दोनों के बीच की दूरी, उसको बोलते हैं एपिसेंट्रल डिस्टेंस। कोई डाउट या क्लियर है? देखो इसमें क्लियर है चीजें। दिस इज योर फोकस और हाइपोसेंटर। ठीक है, दिस इज योर एपिसेंटर, दिस इज योर एपिसेंटर, and the distance between them is focal distance, and this is epicenter distance। Clear? So these are basically the term which are related with फॉल्ट रप्चर। इज बेसिकली जिस पॉइंट पे भी ये चीजें क्रिएट होंगी, सपोज यहाँ प्लेट्स थी, यदि इन प्लेट्स के टकराने की वजह से कुछ क्रिएट हुआ, ठीक है, इन प्लेट्स के, तो बेसिकली वहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, कुछ ना कुछ रप्चर करेगा, तो डेट इज कॉल्ड फॉल्ट रप्चर। नेक्स्ट इज व्हाट इज अर्थक्वेक साइज। अब अर्थक्वेक साइज इज बेसिकली कि किस मैग्नीट्यूड का है, किस इंटेंसिटी का है। कभी भी तुमसे बोले कि अर्थक्वेक साइज क्या था, तो दो पैरामीटर के बेसिस पे हम उसको मेजर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, कितना इंटेंसिफाइड था। तो सबसे पहले पढ़ो, देखो क्लियर कट डिफरेंस समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ द अर्थक्वेक साइज। अर्थक्वेक साइज का क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको मेजर करता है उसका मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, इट इज जनरली मेजर्ड ऑन रिचर स्केल। इसको हम रिचर स्केल पे मेजर करते हैं। जनरली तुमने सुना होगा लॉकडाउन के दौरान बहुत अर्थक्वेक आए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सुने होंगे। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली इफ 8 हैंड हायर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 8 या उससे ज्यादा, देन इट इज कॉल्ड एज ग्रेट। इसको बोलते हैं ग्रेट, मतलब कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी या फिर बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, इफ इट इज 7 to 7.9, then it is called major। if it is 6 to 6.9, 6 to 6.9, then it is strong। ठीक है, if it is 5 to 5.9, then it is moderate।
if it is 4 to 4.9 then it is light. हाँ, 4 to 4.9 then it is 3 to 3.9 then it is minor, and if it is less than 3 then it is very minor. ठीक है, बेसिकली जब भुज वाला कभी तुम पढ़ना, 2001 में एक इंसिडेंस हुआ था भुज अर्थक्वेक, ठीक है, उसमें जो मैग्नीट्यूड था डेट वाज 6.9। अब उसकी वजह से ही तुम डिस्ट्रक्शन देखना कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बेसिकली तुम्हें क्या बता रहा है, जैसे जितना ज्यादा है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली अंकल। इसके बाद व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द अर्थक्वेक। उसमें हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा, इंटेंसिटी इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द earthquake. It is the way of measuring or rating the effect of an earthquake at different site. ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को क्लियर कर समझो। देखो सपोज करो फोकल पॉइंट लेते हैं, सपोज करो दिल्ली को फोकल पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंड यू आर मेजरिंग इट्स इफेक्ट। अब तुम बैठे हो, सपोज समवन इज इन उत्तराखंड एंड समवन इज इन, या कहीं मान के चलो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी ले लो। ठीक है, सिक्किम ले लो, या और उधर चले जाओ असम ले लो। ठीक है, यू आर हेयर। तो दिल्ली फोकल पॉइंट था तुम्हारा। ठीक है, बेसिकली मैं समझा रहा हूँ तुम्हें मैग्नीट्यूड। और तो यहाँ से अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 जनरेट हुआ सपोज करो। तो 6, अब तुम चाहे उत्तराखंड में हो तो भी तुम बोलोगे कि इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, चाहे तुम नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में हो तो भी तुम बोलोगे कि 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। बट अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हमें ये बताती है कि उस अर्थक्वेक ने कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया, कितना लाइफ लॉस हुआ, कितनी प्रॉपर्टी लॉस हुई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ लॉस एंड द प्रॉपर्टी लॉस हम उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ लॉस एंड प्रॉपर्टी लॉस उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो दिल्ली यदि एपिसेंटर है, दिल्ली यदि फोकल पॉइंट है, तो उत्तराखंड में यदि हम देखेंगे उस चीज को तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्थ ईस्ट और इन असम। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजिंग, और मैं इसको क्या बोलूंगा, एपिसेंट्रल डिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो इंटेंसिटी गेट रिड्यूसेस। तो क्वालिटेटिव मतलब कि कितना वेट कॉज किया उसने डिस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रक्शन कितना कॉज किया, कितनी लाइफ लॉस क्रिएट की। ठीक है, क्लियर है। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस समझ में आया। अभी और आगे भी बताऊंगा एक बार, और एक अलग से मैंने स्लाइड बनाई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। सो द इंटेंसिटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, बताओ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होगा ऑन अ प्लेस। व्हाट विल बी द रिलेशनशिप ऑफ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। हाँ, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जीवे सही है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम हाइपोसेंटर और एपीसेंटर, इसमें क्या, हाँ ऐसे एग्जैक्टली इस और ऐसे बताओ, प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्स रिलेशन होगा। डिस्टेंस के साथ क्या होगा, इनवर्स। टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल इज, कि किस तरीके का फाउंडेशन मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी हिसाब से। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सेकिंग, सेकिंग ड्यूरेशन, बिल्डिंग स्टाइल कैसी है, ये सब अभी मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा आगे। बिल्डिंग स्टाइल कैसी है उसके बेसिस पे भी डिफाइन होगा कि इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, मतलब ये चीजें फैक्टर्स हैं जो कि इंटेंसिटी को इफेक्ट करेंगे। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। जो मैग्नीट्यूड है इट इज अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेट, समझा चुका हूँ कैसे क्वांटिटेटिव है। ठीक है,
while the earthquake, oh sorry, while the intensity is a qualitative. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज अ मेजर ऑफ इट्स साइज इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी बाय द फॉल्ट रप्चर. Intensity is an indicator of the severity of the earthquake caused due to the saving at the ground location at a given location. किसी भी लोकेशन पे किस लेवल की सीवियरिटी उसने कॉज की है उसको मेजर करते हैं इंटेंसिटी. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज अ सिंगल वैल्यू, ऑन द अदर एंड इंटेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन. ये समझाया था मैंने एग्जांपल में 10 मैनी वैल्यूज, इसीलिए इंटेंसिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है उसको शायद मरकली होती है, एग्जैक्टली स्पेलिंग मुझे याद नहीं है. ये यूनिट होती है उसकी जिसमें हम इसको मेजर करते हैं. हाँ, मरकली. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी, जो उसको मेजर किस में करते हैं, रिचर स्केल में, और इंटेंसिटी को मेजर करते हैं मरकली में. अब सेस्मिक जोनिंग. सेस्मिक जोनिंग होता क्या है? सेस्मिक जोनिंग कैन बी डिफाइंड एज डिवाइडिंग अ कंट्री और अ रीजन इनटू स्मॉलर जोन on the basis of their seismicity और earthquake activity. earthquake की एक्टिविटी क्या हो रही है उस जोन में और seismicity क्या है, उसके बेसिस पे we divide any region into different zones. Like our India is divided into 4 zones. ठीक है, that is zone 2, 3, 4 and 5. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ कितना डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा है, और इसी के हिसाब से हम अपनी डिजाइन भी करते हैं कि जहाँ 5 मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मतलब कि जो इंटेंसिटी है और जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इज वेरी हाई. ठीक है, चांसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन इज वेरी हाई इन 5th जोन. तो यहाँ जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कीपिंग इन व्यू कि हम उसको अर्थक्वेक के लिए भी डिजाइन करेंगे. 2 में चांसेस जो है डिस्ट्रक्शन के वो कम होते हैं, तो 2 में हम थोड़े लीनियंट भी हो सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स में कम केयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू कि हम यदि जोन 5 में डिजाइन करेंगे तो. ठीक है, जो हमारी इंडिया है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन. बेसिकली इनिशियली 5 जोन्स में थी, जोन 1 को हटा के जोन 2 में मर्ज कर दिया था 2000 बिल्कुल एग्जैक्टली अंकित. जो दिल्ली है इट कम्स अंडर जोन 4. ठीक है, तो क्लियर कट है कि दिल्ली में कोई भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे तो वी विल टेक केयर ऑफ दिस earthquake also, so we have to design the building earthquake resistant. ठीक है, यहाँ हमें कोई भी बिल्डिंग यदि बनानी होगी तो ये इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि उसको earthquake रेजिस्टेंस बनाना है. क्लियर है? ये सब तो हमने पढ़ लिया earthquake के बारे में. नाउ व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल फॉर earthquake resistance building? So what we have to take care while designing any building for earthquake resistance? So these are the certain parameters जो हम देखते हैं. First is lightness, second is building configuration, third is strength in various direction, fourth is stability of slope, fifth is foundation, sixth is ductility, seventh is fire resistance, eighth is irregularities in RCC building. So एक एक करके धीरे धीरे करके इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स फॉर अर्थक्वेक में लाइटनेस. अब अर्थक्वेक की जो फोर्स है इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द स्ट्रक्चर. ये जो है मास पे डिपेंड करती है. सो मोर इज द मास, जितना ज्यादा मास होगा चांसेस होंगे अर्थक्वेक फोर्स के उतने ज्यादा होने के लिए. सो जब भी हम अर्थक्वेक के लिए कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उसको हम लाइट रखें. ठीक है, दस अ बिल्डिंग शुड बी एज लाइट एज पॉसिबली, स्पेशली द रूफ एंड द अपर स्टोरी. ठीक है, next is building configuration. The behavior of the building during an earthquake depends upon its size, shape and geometry. ठीक है, a good building configuration can result in less dampening during earthquake. सबसे पहले सिमेट्रिकल. यदि कोई भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा, तुमने सोम पढ़ लिया है तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा, यदि सिमेट्रिकल होगा तो उसमें ट्विस्टिंग वगैरह के चांसेस कम होंगे. तो हम ट्राई करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को यदि हम अर्थक्वेक जोन में डिजाइन कर रहे हैं जिसमें
अर्थक्वेक की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, लाइक वी आर डिजाइनिंग एनी स्ट्रक्चर इन जोन 4 और जोन 5, हम ट्राई करते हैं कि उस स्ट्रक्चर में सिमेट्री हो, जिससे कि उसमें और फोर्सेस आने के चांसेस कम हो, लाइक ट्विस्टिंग ना आए, जैसे बेंडिंग ना आए, ये सब चांसेस कम हो। बट यदि है कि नहीं जी मुझे तो असिमेट्रिकली डिजाइन करना है कोई स्ट्रक्चर, लाइक वी आर डिजाइनिंग एनी स्ट्रक्चर इन द शेप एल शेप, एस शेप, तो एस शेप इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। ठीक है, यदि हम एल शेप में डिजाइन कर रहे हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वी विल डिजाइन दिस स्ट्रक्चर फॉर ट्विस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, ट्विस्टिंग के लिए भी डिजाइन करके चलेंगे। सो यदि हम डिजाइन कर रहे हैं किसी भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया में, तो हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एक बार पूछ लो किसी को कोई डाउट हो तो। लाइटनेस में क्या डाउट है? देखो, एक चीज समझाता हूँ, कंसेप्ट समझाता हूँ अर्थक्वेक का, शायद फिर तुम्हें चीजें और क्लियर हो। देखो, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, क्लियर है, अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, अर्थक्वेक के कारण क्या होगा, शेकिंग ऑफ अर्थ, ये भी क्लियर है। ठीक है, अर्थ शेक करेगी ही करेगी, ये भी क्लियर है। अब अर्थ इज शेकिंग, अब ये हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है, इफ दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो शेकिंग एज द अर्थ इज शेकिंग, मतलब कि जैसे अर्थ शेक कर रही है, जैसे अर्थ मूव कर रही है, उसी की तरह ये स्ट्रक्चर हमारा शेक कर रहा है, तो क्या होगा, तो चांसेस होंगे कि ये स्ट्रक्चर फेल ना हो, स्ट्रक्चर फेलियर विल बी लेस। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर तुमने बहुत हैवी बना दिया, ठीक है, तो इसके चांसेस क्या होंगे कि ये सेक ना करे। भाई जैसे हमारी अर्थ सेक कर रही है वैसे ये सेक ना करे, अर्थ मोशन में आ रही है बट ये ना आए, क्योंकि दिस इज रिजिड। तो जब चीजें रिजिड होती हैं तो तुम्हें पता है जो चेंज नहीं होता है समय के साथ वो टूट जाता है, ऐसे ही हमारा अर्थ स्ट्रक्चर भी टूट जाएगा, वो सॉरी, हमारा स्ट्रक्चर भी टूट जाएगा। इस चीज को लिंक करना हर जगह अर्थक्वेक के केस में, ठीक है। सिमिलरली जब हैवी लोड आएगा, हैवी लोड से क्या, इनर्शिया इज बेसिकली ड्यू टू मास, मोर द मास मोर द इनर्शिया, जितना ज्यादा मास होता है किसी बॉडी का उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। बेटा ये सब तुम यहाँ नहीं पढ़ते हो, इसीलिए मैं इन चीजों को ज्यादा वो डालता नहीं हूँ, मोर द मास मोर द इनर्शिया। ठीक है, ये टॉपिक शायद क्या पढ़ रहे हो तुम, अप्लाइड मैकेनिक्स का है, इसलिए मैंने बताया नहीं तुम्हें। ठीक है, क्लियर है अब? हाँ, मास डायरेक्टली नहीं, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, डायरेक्टली कोई वर्ड नहीं होता। मोर देन, एग्जैक्टली। बेटा सिमेट्रिकली कैसे इफेक्ट करेगी, समझो इस चीज को। इफ योर बिल्डिंग इज नॉट सिमेट्रिकल, सपोज इट इज ऑफ एनी अदर शेप, ठीक है, किसी भी शेप में ले लो, कोई भी सिमेट्रिकल नहीं है, बस ये समझ लो। ठीक है, ड्यू टू अर्थ मूवमेंट, जब अर्थ का मूवमेंट होगा, दीज आर योर टू एक्सिस। ठीक है, जब अर्थ का मूवमेंट होगा तो चांसेस होंगे, देयर विल बी ए चांसेस, सिमेट्री में क्या होगा कि जो लोड है वो सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग, किसी न किसी एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगी, और उस एक्सिस के अलोंग जब एक्ट करेगी तो ट्विस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, ट्विस्टिंग विल नॉट बी देयर। ठीक है, ट्विस्टिंग नहीं होगी। बट इफ अ स्ट्रक्चर इज असिमेट्रिकल तो चांसेस होगा यदि स्ट्रक्चर असिमेट्रिकल है तो चांसेस होगा कि देयर विल बी ट्विस्टिंग। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक और पैरामीटर के लिए उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा।
ठीक है, असिमेट्रिकल हुई। देखो ये कोई कंपल्सन नहीं है कि असिमेट्रिकल तुम डिजाइन ही नहीं करोगे, ठीक है, ये एक सजेशन है कि यू शुड गो विद सिमेट्रिकल। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि असिमेट्रिकल में एक और पैरामीटर तुम्हें कंसीडर करके चलना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डिजाइन फॉर दैट पैरामीटर आल्सो। क्लियर है ईश्वर? देखो जो तुम डाउट पूछा करो ना, सबके साथ शेयर किया करो, ताकि उन्हें भी, किसी को भी ये डाउट आ रहा हो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। एग्जैक्टली देवा ने भी सही बोला कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। क्लियर? और किसी को कोई डाउट? पहला वाला खुशी तुम्हें क्लियर हो गया? इनर्शियल फोर्स एंड ऑल दैट। ठीक है। और हम ये भी ट्राई करते हैं कि लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। ये सब पैरामीटर्स हैं, जैसे तुम अभी आगे पढ़ोगे आईएस कोड्स वैल्यू पढ़ोगे, ऐसी उन कोड्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये एक्सपेरिमेंटली आती हैं, जब करके देखते हैं उन चीजों को। ठीक है। सेकेंड इज सिंप्लिसिटी एंड रेगुलरिटी। जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा सिंपल होना चाहिए और उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी रेगुलर वो होनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई बिल्डिंग ज्यादा इंक्रीज हो रही है, द लेंथ इज ग्रेटर देन 3 भी, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, इंस्टीड ऑफ मेकिंग इट वन। एक बनाने की वजह 2 या 3 में कन्वर्ट कर देंगे, ज्यादा में नहीं बनाएंगे, सेम उसमें नहीं बनाएंगे। ठीक है। सिंपल बिल्डिंग विदाउट मच प्रोजेक्शन एंड द सस्पेंडेड पार्ट बिहेव वेल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जो बिल्डिंग होती है उसमें ज्यादा सस्पेंशन पार्ट ना दें। सस्पेंडेड पार्ट कौन से होते हैं, प्रोजेक्शन कौन से होते हैं बिल्डिंग में जनरली? जनरली एग्जैक्टली कुछ बालकनी हुई। ठीक है, दीज आर योर सस्पेंडेड और द प्रोजेक्टेड पार्ट। तो ट्राई करो, डोंट गिव दीज काइंड ऑफ थिंग इफ यू आर डिजाइनिंग एनी स्ट्रक्चर इन अर्थक्वेक जोन। ठीक है, जोन भी बेसिकली 4, 5, 3 इन सब में कर रहे हो, 2 और 1 में ऐसा कोई ध्यान रखते नहीं है इन सब चीजों का। ये क्लियर है? साइज ऑफ द बिल्डिंग। इन टॉल बिल्डिंग द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द फ्लोर ड्यूरिंग ग्राउंड शेकिंग इज लार्ज। इन शॉर्ट, but very long building, the damage effect of the earthquake are made. Building with one of their dimension much larger or smaller than the other two do not perform well during earthquake. Thus, the building length should not be more than 3 times the weight. If longer length are needed to separate block with separation should be provided. ठीक है, यदि तुम्हें प्रोवाइड करना पड़े तो तुम इन चीजों का ध्यान रखोगे। अब तुम पूछोगे सर बुर्ज खलीफा भी तो इतनी लंबी है। तो बुर्ज खलीफा में जो मटेरियल यूज किया गया है डेट इज वेरी डक्टाइल। ठीक है, एग्जैक्टली exactly मुझे याद नहीं है, पढ़ा था मैंने कहीं, बता देता हूँ आइडिया। 830 वर्टी मीटर की है ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, उस मटेरियल की इतनी कैपेसिटी है, व्हेन द अर्थ सेक, तो वो बिल्डिंग भी उस सेकिंग के साथ, आई थिंक, मतलब कंफर्म नहीं है, मीटर्स में मतलब सेक कर जाती है। एग्जैक्टली exactly मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि गलत वो नहीं देना चाहता, बट ड्यू टू इट सेकिंग, उस स्ट्रक्चर की सेकिंग की वजह से उसका जो अर्थक्वेक वाला इफेक्ट है ना, वो काउंटर वेलेंस हो जाता है। और इतनी हाइट पे यार, मीटर्स नहीं है, 1 मीटर है या उससे कम है। मीटर्स बहुत ज्यादा है, मीटर्स नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस, एक बार कोई भी गूगल करके देख लो उसकी वजह से, क्योंकि गलत नहीं नहीं, वो हाइट है बेटा, अनिकेत, दैट इज हाइट। मैं सीकिंग की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह से इसमें वो नहीं होता है। तो हम डिजाइन तो करते हैं, ऐसी चीज नहीं है, दीज आर जस्ट द पैरामीटर जिनको हमें कंसीडर करके चलना होता है। इफ यदि हम कहीं डिजाइन कर रहे हैं, हमें नहीं है कि यार ज्यादा कॉस्ट आनी चाहिए, तो हम इन पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे। अब ये है कि नहीं मुझे तो यही डिजाइन करनी है, तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि ट्विस्टिंग हो रही है तो ट्विस्टिंग के लिए भी डिजाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट?